सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टेकिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग चलेंगे, पार्ट सेकंड है उसी कल ही का चैप्टर का, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं। तो कल पार्ट 1 था जिसमें हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ था, क्या कारण था, वो सब पढ़े थे। आज पढ़े थे कि उसमें कौन कौन व्यक्ति थे जो यूरोप में राष्ट्रवाद में भाग लिए थे। जैसे एक थे नेपोलियन, ये सब थे। चलिए आज पढ़ते हैं। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, नेपोलियन कौन था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, इससे थोड़ा। तो देखिए, नेपोलियन का जन्म ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछ सकता है आपका। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को। नेपोलियन एक महान सम्राट था, यानी महान राजा था। ये अपने कार्य से पूरे यूरोप में प्रभावित किया। मैंने जानने लगा कि ये राजा ऐसा है। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। मैंने अपने मेहनत और पेशेंस के बल पर 24 साल की उम्र में ही सेनापति बन गया था। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई। जो नेपोलियन था, फ्रांसीसी युद्ध हुआ था जब फ्रांसीसी युद्ध में, तो फ्रांस को उसने कई युद्धों में जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया, जिसकी बहुत अच्छा कार्य किया, जिससे इसका जनता का भी समर्थन मिला और फिर ये फ्रांस का राजा बन गया। तो चलिए, ये था नेपोलियन। तो अगला क्या है? अगला यही है, उदारवाद यानी लाइबरलिज्म शब्द लैटिनी भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता, नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था, व्यक्ति के लिए आज़ादी में कानून के समक्ष समानता। ये सब नेपोलियन की विचारधाराएं थी। तो और फिर अगला हम लोग को जो आता है एग्जाम में, वो ये पूछ सकता है 2 नंबर में, निरंकुशवाद किसे कहते हैं? निरंकुशवाद। तो इसका आंसर हो सकता है शॉर्ट में, ये 2 नंबर में पूछी। इसमें आप भी अपना जोड़ सकते हैं कुछ। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, मैंने अपने मर्जी का होता है। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसी को निरंकुशवाद कहते हैं। अगला है जनमत संग्रह। मैंने जनता का जनमत में जैसे टाइम में इलेक्शन बोलते हैं, उस समय जनमत संग्रह होता था। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, इसी को जनमत संग्रह भी कहते हैं। ये तो इतना एग्जाम में नहीं पूछता, बट नॉलेज रखना चाहिए। इसका वही होगा, एक जनमत मतदान जिसके क्षेत्र में सारी जनता को किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ये था हम लोग का। अगला है हम लोग का, या उसी का है। देखिए, एक ऐसा समाज की कल्पना में जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। अगला है हम लोग का रोमानीवाद क्या? ये सब आ सकता है क्वेश्चन, इस सबको नोट में कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये सब। VVI क्वेश्चन है ये सब, VVI क्वेश्चन है ये सब। इस सबको नोट करके रखिएगा, आप लोग। एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है, उसी को रोमानीवाद कहा जाता है। अगला क्या है? जुकर्स। ये एक प्रसा जो
फ्रांस ये सब में पड़ता था। वर्षा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम है जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। जूकर्स मैंने जिसमें जैसे कि समुदाय था जिसमें जैसे कि मिडिल क्लास होता है फर्स्ट, उस समय जूकर्स था जिसमें बड़े बड़े लोग जमींदार शामिल हुआ करते थे। राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या था, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ये है ये पूछेगा, ये पूछ सकता है क्वेश्चन 2 नंबर में, इसको टिक ले। तो इसका मुख्य कारण था निरंकुश शासन व्यवस्था। राष्ट्रवाद के कारण था निरंकुश शासन व्यवस्था, मैंने मनमानी शासन करने के कारण राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। अगला है उदारवादी विचारों का प्रसार, मैंने उदारवादी विचारों का प्रसार। अगला है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा। अगला है शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, मैंने शिक्षित व्यक्ति और निरंकुश शासन, ये सब राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप VVI कर लीजिएगा, इसको आप VVI कर लीजिएगा, ये सब आ सकता है। अब आता है हम लोग का, ये पूछ सकता है, एक सेकंड कर रहे हैं। ये पूछ सकता है हम लोग का 4 नंबर में या 4 नंबर में या 6 नंबर में पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए, क्या था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति देखते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। मैंने जो फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस के राजा ऐसे थे जो निरंकुश थे, मैंने अपने मनमानी का राज करते थे, जिसको बोलते थे वो हो जाते थे। ये थे फ्रांसीसी क्रांति से पहले। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही क्रांतिकारियों ने एक ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार प्रारंभ किया, जिसे 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ने अपने समाज को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए और अनेक बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े नियम लागू किए, और 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआत दशकों में राष्ट्रीय एकता में संबंधित विचार उदारवाद के करीब से होते थे। फिर मिडिल क्लास था इसमें, फ्रांसीसी क्रांति में नया मध्यम वर्ग, इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि सब में पढ़े लिखे लोग आते थे। जैसे पढ़े लिखे लोग होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद। पढ़े लिखे लोग थे तो वो समझदार थे कि कैसा शासन होना चाहिए, तो उन्होंने मांग किया कि इस प्रकार का उदारवादी राष्ट्रवाद का शासन हम लोग को चाहिए। उदारवादी राष्ट्रवाद आखिर है क्या, ये सब क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, इस सबको नोट कर लीजिएगा आप, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। उदारवादी राष्ट्रवाद का विचार फैलने लगा। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति बनी। उदारवादी राष्ट्रवाद के कारण ही 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीज़ों तथा पूंजी के आगमन पर था उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को ख़त्म नहीं कर पाया। मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जो फ्रांस की क्रांति हुई तो वो बेचारे से ख़त्म हो गया, लेकिन नियंत्रण यानी सीमा शुल्क में किसी बॉर्डर को क्रॉस करते तो पैसा लगता था, वो ख़त्म नहीं कर पाया। इसके लिए एक संगठन बनाया गया कि जिसका नाम था जाल्वेरेराइन। इसका एक नाम दिया गया संगठन बनाकर। अगला है हम लोग का
फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषताएं। ये है अगला हम लोग का, इसको इरेज कर लेते हैं एक सेकंड। ये है अगला हम लोग का चैप्टर, फ्रांसीसी संविधान पर आधारित। पहला है संविधान आधारित शासन, मैंने संविधान के अनुसार जो संविधान में हो वैसा शासन, समानता, स्वतंत्र, बंधुत्व जैसे विचार, मैंने अच्छा विचार, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, नेशनल असेंबली का गठन, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त, मैंने जो आयात निर्यात होते थे बॉर्डर क्रॉसिंग उस शुल्क को समाप्त करना, माप तौल की एक समान व्यवस्था, फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा से बनाया गया, नेपोलियन का शासनकाल। अगला हम लोग का नेपोलियन का, ये था फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषताएं जो थी, जिसमें वो सब खत्म करना चाहते थे। अगला है हम लोग का नेपोलियन का शासनकाल। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर उन्होंने राजतंत्र की स्थापित कर दिया। जब नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो प्रजातंत्र को हटाकर, मैंने जिसमें प्रजा मैंने जनता की शासन चल रहा था उसको हटाकर राजतंत्र कर दिया। मैंने एक राजा रहेगा, वही डिसाइड करेगा कि क्या होगा इस राज्य में, पहले जनता करती थी वो राजा। नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। नेपोलियन के समय में ही ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ और किसी के शासनकाल में उतना फर्क नहीं पड़ा था। अगला हम लोग का रूढ़िवाद क्या है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसे रूढ़िवाद कहते हैं। ये 2 नंबर में आपका पूछ सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला 1815 ईस्वी के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद, 1815 ईस्वी में जो हुआ था उसका क्या रूढ़िवाद था वो है। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप के सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्था और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सब को ख़त्म कर दिया गया, जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम वियना समझौता या वियना संधि के नाम से जाना गया। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिया। 1804 नेपोलियन संहिता, इसे 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। जैसे किसी को जन्म होता था, न किसी को बाल बच्चा हुआ तो उस समय बहुत सारी उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी, उसको समाप्त कर दिया गया। केवल न्याय के समझ समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। यह सब नेपोलियन संहिता में हुआ था। लास्ट टॉपिक है आज हम लोग का, पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक है। कल से इटली एकीकरण विस्तार रूप से चलेगा। उसके बाद पर्सा ने यह भार, ये सब नेपोलियन संहिता में आता है, उसने अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मनी का एकीकरण के ही रहेंगे। उस समय पर्सा का मुख्यमंत्री ऑटोमान बिस्मार्क था जनक। ये नोट कर लीजिए, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपका। पर्सा एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में पर्सा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 3 युद्ध
7 वर्ष के अंदर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध हुआ, जिसमें पर्सा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में पर्सा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं नई व्यवस्था को आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। नए जर्मन जैसे एकीकरण हुआ तब उसके बाद ये सब हुआ। अगला है हम लोग का नारीवाद, फिर है विचारधारा और फिर है जर्मन और इटली। ये पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है 5 नंबर के लिए। 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला नारीवाद, पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। 2 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर के लिए। अगला विचारधारा, एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाली विचार का समूह को विचारधारा कहते हैं। ये हो गया। फिर जर्मनी और इटली के एकीकरण का निर्माण हुआ। इसका विस्तार हम लोग पूरा कल करेंगे। इसका हम पूरा कल करेंगे। तब तक है 1848 ईस्वी यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की जर्मनी का एकीकरण करते, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि राष्ट्र निर्माण के यह उत्तरदायी पहला राजशाही और फौज की ताकत से मिलकर दबा दी गई, माने नहीं संभव था। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं पार्ट 3 में। अब हम लोग और विषय से जाएंगे। 3-4 क्लास में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।